सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। तो जैसा कि आप लोगों को पता कि हमारी एन टी पी जी के जी एस की पी की सीरीज चल रही है और जो हमारा आज पार्ट 4 है, तो इसमें हम लोग जी के जी एस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और शायद आज का लेक्चर कुछ शायद इसमें क्वेश्चंस कम रखे गए, तो शायद थोड़ा कम टाइम का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि योजना वर्ष के 3 वर्ष कौन से थे। तो द 3 years ऑफ द प्लान हॉलीडेज पर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना, जैसे कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, यानी कि 5 ईयर प्लान। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि जो 5 ईयर प्लान है ना, हमने कहाँ से लिए हैं। हमने USSR से लिए हुए हैं। टोटल हमारी टोटल हमारे 12 5 ईयर प्लान आए, यानी कि 12 पंचवर्षीय योजना आए हैं। तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि देखो, पहली 5 ईयर प्लान थी, वो थी 1951 to 56। और एक इस पे बेस्ड थी, ये थी हमारे एग्रीकल्चर पे बेस्ड। और इसका जो मॉडल था वो था हेरल्ड वन मॉडल। जो दूसरी थी वो थी 56 to 61। इसमें क्या हुआ था, ये था उद्योग यानी इंडस्ट्रीज पे बेस्ड थी। और इसका जो मॉडल था वो था पीसी महालनोबिस। जो थर्ड आई थी वो आई थी 61 to 66। 66 ये थर्ड आई थी। और इसके बाद जो 1966 to 69 इधर का हो गया था 3 साल का प्लान हॉलीडेज आया था, यानी कि योजना अवकाश आया था। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या है कि योजना अवकाश के 3 वर्ष कौन से थे। तो इसका आंसर होगा वो था 1966 से 1969 के बीच में। इसके अलावा प्लान हॉलीडेज, इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि वह 5 ईयर प्लान कौन सी थी जो मतलब 5 साल नहीं चली थी। तो वो थी पाँचवीं, यानी कि फिफ्थ। ये कब से कब तक थी, 1974 to 78। इसके अलावा इसी में क्या था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा, इधर से क्वेश्चन बनते। इसके अलावा अपन से पूछा जाता है कि हमारा जो क्या था, नाबार्ड। नाबार्ड तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो थी छठी 5 ईयर प्लान में। छठी 5 ईयर प्लान में ये हुई थी 1982। और इसकी डेट भी याद रख लेना, 12 जुलाई। समिति कौन सी थी, समिति थी इसकी सिब्रमन। समिति कौन सी थी इसकी, सिब्रमन समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा एक और बनता है कि जैसे कि प्लान हॉलीडेज आया था, एक आया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आया था 1978 से 80 के बीच में। इसको हिंदी में बोलते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना। इसके अलावा एक और प्लान हॉलीडेज आया था, वो आया था 1990 से 92 तक। बस इतनी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। जाकि बाकी कुछ बने थे तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। व्हेन बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। देखो, भारत में जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। जो योजना आयोग का हेड हुआ करता था वो हुआ करता पीएम। तो क्वेश्चन बनेगा कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जब 2015 में बीजेपी यानी कि मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने क्या हुए थे कि योजना आयोग को हटा दिया गया था और उसके स्थान पे क्या लाए थे, नीति आयोग। नीति आयोग। तो नीति आयोग को पहला क्वेश्चन बनता है जो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। जो इसका हेड होता है वो होता है पीएम। तो इसके जो पहले अध्यक्ष वो थे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, थिंक टैंक बोलते हैं। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कुछ भी। तो इस तरह से नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। तो जो एशियन बैंक है ना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एशियन डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर आता है वो होता है मनीला। मनीला किस कैपिटल है, मनीला है फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। इसके अलावा काठमांडू में क्या है, काठमांडू में सार्क सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। तो इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इसके अलावा कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको हम क्या करेंगे कि आगे चल के, जैसे कि WHO हो गया, फिर GATT हो गया, इसके अलावा FAO हो गया,
यूएनओ हो गया। तो आगे चल के हम इसके क्वेश्चन रखेंगे और उसका हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हो कि लाल मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती, इन विच स्टेट इज रेड सॉइल नॉट फाउंड। तो सबसे पहले क्या होता है कि लाल मृदा वहाँ पाई जाएगी, लाल मृदा जहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, थोड़ा ह्यूमिड होगा। तो जैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तमिलनाडु थोड़ा ह्यूमिड रहता है, इसके अलावा मणिपुर में भी रहता है। लेकिन असम में क्या होता है, असम का टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक रहता है। और असम में कौन सी पाई जाती है, असम में पाई जाती है जलोढ़ मृदा, इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा वहाँ पाई जाएगी जहाँ पे थोड़ी जो नदी है ना, बड़ी बड़ी नदी पाई जाती है। जैसे असम में मेन नदी पाई जाती है, वो पाई जाती है ब्रह्मपुत्र, वो पाई जाती है ब्रह्मपुत्र। और देखो जैसे कि जो जलोढ़ मृदा है ना, तो इसके कुछ टाइप होते हैं। जैसे एक होता है बांगर, एक होता है खादर। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर। और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं, खादर। इसके अलावा जो जलोढ़ मृदा होती है ना, तो भारत में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा। और जो दूसरे नंबर पर है वो है काली मिट्टी। दूसरे नंबर पर कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट ऑफ इज द नाथुला पास लोकेटेड। तो इसका जो आंसर होगा, नाथुला कहाँ स्थित है, सिक्किम में। नाथुला के अलावा एक और है, वो है जेलेपला। इसके अलावा हिमाचल में क्या है, रोहतांग, बड़ा लाचा। इसके अलावा एक है सिपकिला। उत्तराखंड में क्या है, नीति, माना। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में क्या है, एक बोमडीला, और एक है यांगयाप। इनको याद कर लिया क्योंकि आजकल दर्रा से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। सबसे पहले ना, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें खासकर एग्जाम में, क्योंकि उधर हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, तो हमको इन नोट वाले वर्ड्स बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू द अरेबियन सी। देखो जैसे सबसे पहले क्या रहती है कि हमारे भारत में बहुत सी जो मतलब मेन रिवर है ना, बड़ी बड़ी या फिर जो मेजर है, तो वो हमेशा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन कुछ रिवर है, जैसे 3 से 4 रिवर है, जैसे कि एक होगा माही, एक होगा नर्मदा, एक होगा ताप्ती, और एक आता है साबरमती। तो ये नदी देखो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर गई, किस में गिरती है, अरब सागर में। लेकिन इधर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में महानदी नहीं गिरती, क्योंकि ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। हम देखते हैं जैसे कि जो महानदी थी ना, तो महानदी का जो ओरिजिन होता है वो होता है छत्तीसगढ़ से। जबकि जो माही नदी आती है, तो माही कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट आता है, उसमें एक गांव आता है मिंडा ग्राम। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, भीलों की गंगा। इसके अलावा कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार। इसके अलावा जो था ताप्ती कहाँ से निकलती है, ताप्ती भी मध्य प्रदेश से निकलती है, डिस्ट्रिक्ट आता है बैतूल, पहाड़ी आती है मुल्ताई की पहाड़ी से। इसके अलावा आता है नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है, डिस्ट्रिक्ट आता है अनूपपुर, पहाड़ी आती है अमरकंटक, पर्वत आता है मैकॉल क्या है, सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा है। इसके अलावा नर्मदा के बारे में एक और फैक्ट है कि नर्मदा क्या होती है कि डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया, यानी कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द कंसोलिडेटेड फंड।
देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि संचित निधि क्या कहलाती है। संचित निधि सिंपली एक अकाउंट होता है, जैसे कि हमारा और आपका अकाउंट होता है एसबीआई या फिर जो भी आपका बैंक होता है, तो उसमें हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें से पैसे निकाल देते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट का एक अकाउंट होता है, उसमें वो लोग पैसे जमा करते हैं जो टैक्स से आया, बाकी अदर जगह से जो भी उनके सोर्सेज हैं तो उधर से वो जमा करते हैं। और जब भी उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसका एक प्रोसेस रहता है और उसमें लास्ट में हमको राष्ट्रपति से परमिशन भी लेना पड़ता है, तो उससे वो पैसे निकालते हैं। जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है तो इसका जो वर्णन मिलता है हमको आर्टिकल नंबर 266 यानी कि 266 में मिलता है। इसके अलावा एक और होता है, उसको बोलते हैं हम आकस्मिकता निधि या फिर उसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आकस्मिकता या फिर इसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसका वर्णन किस में मिलता है? 267 में। इसको बोलते हैं आपातकाल, मतलब जब भी हमको थोड़ा इमरजेंसी टाइप की कंडीशन आएगी तो उसमें हम इस वाले फंड से हम पैसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? हाउ मेनी टोटल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इम्प्लीमेंटेड ऑन नवंबर 26, 1949? तो इसमें क्या हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया था उसको हमने एक्सेप्टेड कर लिया था, लेकिन जो लागू किया था तो लागू हुआ था वो हमारा जनवरी 26 जनवरी 1950 को। तो लेकिन हमने क्या होगा तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के में कुछ हमने आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे। तो देखो इसका ना ऑप्शन कहीं कहीं वेरी करता, कहीं कहीं इसका आंसर 15 मिलता है, कहीं कहीं आंसर इसका 16 मिलता है। तो लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तो इसका मेजरली बुक्स में इसका आंसर ना 16 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 16 टिक करना। जैसे कि देखो जो हमारा संविधान जब बना था या फिर जब स्टार्टिंग में लागू हुआ था तो उसमें क्या था कि 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, लगभग 470 के अप्रॉक्स आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा इसमें क्या है 12 अनुसूची है। इसमें से पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी? फर्स्ट जोड़ी गई थी। फर्स्ट मतलब फर्स्ट अनुसूची ऐसी नहीं, अमेंडमेंट वाली बोल रहा हूँ, वैसे तो वो 9th हो जाएगी। तो 9th कब जोड़ी गई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। जो 10th वाली जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 52 अमेंडमेंट, ये हुआ था 1985 में। जबकि जो 11th है वो पंचायत से संबंधित है, वो जोड़ी गई थी 73rd अमेंडमेंट से। और जो 12 जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 74th अमेंडमेंट से। जो 73rd यानी कि 73वां जो हमारा अनुसूची है ना, नहीं जो हमारी 11वीं अनुसूची है ना, तो वो पंचायतों से संबंधित है, जबकि जो हमारी 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से रिलेटेड है, और जो पहली अनुसूची है वो हमारी भूमि सुधार से रिलेटेड है। जो 11वीं अनुसूची है ना उसमें टोटल 29 विषय दिए हुए हैं, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें टोटल 18 विषय दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? तो ये सिंपली आपसे ये बोलना चाहता है कि 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन थे वो प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें वो किस रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं? तो इसका सिंपल आंसर बनता होता राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसमें मतलब सिंप्लीफाई किया गया। तो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 36 तक। इसके अलावा जो हमारे DPSP हैं हमारे 36 से 51 तक। इनको हमने USA से लिया हुआ है और इसको हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, आयरलैंड। जो मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटी 51A में दिया हुआ है। इसको हमने क्या था कि 42वां अमेंडमेंट करके जो हुआ था 1976 में ऐड किया गया था, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था। स्टार्टिंग में हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? विच वाज द सेंटर ऑफ खान बहादुर खान एक्टिविटीज इन 1850 से रेवोल्यूशन? तो देखो जो जैसे 1857 की क्रांति है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, तो वो हो गई थी 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? ये हुई थी मेरठ से। इसका जो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाली कारतूस, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो चर्बी वाली कारतूस थे ना, तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया था, क्योंकि जो गाय की चर्बी होती है वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है, जबकि जो सुअर की चर्बी होती है वो मुस्लिम उसको मुँह से नहीं लगा सकते, तो इसलिए इसका विरोध हुआ था। और जो मेरठ में थे मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने क्या किया था कि एक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी, जिसके चलते उनको अगले कुछ टाइम में फांसी दी जाती है।
जिससे ये विद्रोह ना मतलब बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाता है। और जो खान बहादुर खां थे, इन्होंने कहाँ से, बरेली से नेतृत्व किया था। इसके अलावा कानपुर से क्या आता है, इसको बोलते हैं नाना साहब। नाना साहब, इनका दूसरा नाम आता है धोधू पंत। इनका नाम दूसरा का आता है धोधू पंत। इसके अलावा लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इनको हम महक परी के नाम से जानते हैं, महक परी। इसके अलावा इसमें हम कुछ फैक्ट जानते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड। जैसे कि पहला, इस समय वायसराय कौन था, वायसराय। तो इस समय जो वायसराय था वो था कैनिंग। जो ब्रिटिश का पीएम था, मतलब उधर ब्रिटेन में, तो वो था पाम्स्टन, वो था पाम्स्टन। इसके अलावा जो इसका प्रतीक था वो था कमल और रोटी, कमल और रोटी। इसके अलावा झांसी में किसने नेतृत्व किया था, तो झांसी में था लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। इनका जो मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो काल्पनिक युद्ध में, हीरोज। और जो हीरोज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1857 की क्रांति में केवल एक मर्द लड़ी थी, वो थी झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई। इसके अलावा कानपुर हो गया, इसके अलावा कौन सा था, झांसी हो गया। और एक मिनट, ऑप्शन में कौन कौन से कवर कर लिए, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, बरेली हो गया। इसके अलावा दिल्ली, तो दिल्ली से कौन आता है, दिल्ली से आते हैं अपने बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, ये अंतिम मुगल सम्राट था। इसके अलावा बिहार से आता है कुंवर सिंह, बिहार से कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत में लाखबख्श के शासक को कहा गया। विच रूलर वाज कॉल्ड लाखबख्श इन द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो लाखबख्श है, लाखबख्श के अलावा इसको पीलबख्श भी कहा जाता था, पीलबख्श। तो लाखबख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगभग लाखों का दान दिया करता था। और पीलबख्श इसको इसलिए कहते थे क्योंकि ये लगभग पीले कपड़े ज़्यादातर पहनता था। तो इसका जो आंसर है वो कुतुबुद्दीन है वो। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोलते थे, अली गुरशास्प, अली गुरशास्प। इसके अलावा इसका दूसरा नाम था सिकंदर ए शाही, सिकंदर ए शाही। इसके अलावा इसको द्वितीय सिकंदर भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक है, तो इसको बोलते थे असफलताओं का बादशाह। इसको असफलताओं का बादशाह इसलिए बोलते क्योंकि देखो दिल्ली सल्तनत का ना सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन इसका ना लक फेवर में नहीं था। तो ये जितनी भी योजना इम्प्लीमेंट करता था वो सक्सेस नहीं होती थी। इसने सबसे पहले क्या हुआ था कि राजधानी परिवर्तन किया था, राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, लेकिन जनता ने इसका विद्रोह कर दिया, फिर इसको दौलताबाद से दिल्ली आना पड़ा। इसके अलावा इसने क्या किया था, एक टोकन करेंसी चलाई थी। तो टोकन करेंसी का मिसयूज ऐसा हो गया था कि हर घर में एक टकसाला खुल गई थी और बहुत ज़्यादा टोकन करेंसी बनने लगी थी, जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको वो भी बंद करना पड़ा। इसके अलावा इसने एक खुरासन और कराची अभियान किया था, तो उसमें बहुत सारी सेना मतलब उसमें उसमें इसने भेज दिया। और जो खुरासन और कराची अभियान है ना, उसमें तुमको बहुत ज़्यादा जंगल का सामना करना पड़ता है, मतलब कि जो रास्ता था ना वो जंगल से होकर जाता था। तो उसमें बहुत सी सेना ना इसकी गुम हो गई, तो इसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने क्या किया था कि 1504 में आगरा की स्थापना की थी, 1504 में आगरा की स्थापना की थी। इसके अलावा ये क्या करता था कि गुलरुखी से कविता लिखा था, गुलरुखी। इसके अलावा इसने क्या कर दिया था कि जजिया पर प्रतिबंध, यानी कि महिलाओं को ना मज़ारों पर और जजिया में इसने प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध संगतियों के आयोजन का सही कालानुक्रम क्या है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वेन्यूज ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसमें ना हमको कभी कभी ना हर क्वेश्चन को ना लॉजिकली देखना पड़ता है, कभी कभी ना हमारे क्वेश्चन ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जाते हैं। देखो जैसे कि किसी को कुछ भी याद हो या ना हो, लेकिन अशोक की जो तीसरी है ना वो पाटलिपुत्र हुई थी, वो सबको याद होता है। इधर ऑप्शन में कुंडल बन दिया है, इधर ऑप्शन में वैशाली, तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकते। इधर पाटलिपुत्र, इधर पाटलिपुत्र। देखो पहला याद रहता हमको पाटलिपुत्र वाला, और दूसरा हमको याद रहता है कनिष्क का। तो कनिष्क का कहाँ हुआ था, कनिष्क का हुआ था कुंडलवन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह।
अब देखते हैं, देखो जैसे सबसे पहला हुआ था राजगृह में, राजगृह। तो राजगृह में जो शासक था वो क्या था? अजातशत्रु, अजातशत्रु। जो दूसरा हुआ था वो हुआ था वैशाली में, वैशाली में, और इसका जो शासक था वो था कालाशोक, कालाशोक। जो तीसरा हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, तो इसका जो शासक था वो था अशोक। और जो चौथा हुआ था वो हुआ था कुंडलवन में, कुंडलवन में, और जो इसका शासक था वो था कनिष्क। आगे चल के ना जो चौथी बुद्ध से हुई थी, तो इसमें क्या हुआ था? जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाता है, एक कहलाता हीनयान और एक कहलाता महायान। तो इधर से क्वेश्चंस बनते हैं, इस टेबल को एक दो बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि इधर से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इधर हमारे लेक्चर क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम थे। और ये हमारा चैनल है, हमारा गुरुकुल। यदि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक करें, सब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आप लोगों को थोड़ा मतलब लग रहा हो कि हम लोगों को कुछ चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो आप मतलब नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए, तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करें, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना अगला प्लान बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच for watching this lecture, and share this lecture and this channel also for your friends. So thank you so much.